हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। डिप्रेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ेंगे आज। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं और प्रेसिपिटेटिंग या फिर एक्सटर्नल कंडीशंस हो गई जो डिप्रेशन को ट्रिगर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के फैमिली में डिप्रेशन है ऑलरेडी तो वो जेनेटिक फैक्टर एक हो सकता है, but Hammond believes that an even greater factor is that children of depressed people often experience poor parenting and many stresses as they grow up. As a result, they may fail to develop positive self concept or poor coping skills. This makes them quite vulnerable to depression. तो हेमन का ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि जेनेटिक फैक्टर के अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे कि जिनके पेरेंट्स को डिप्रेशन होता है वो बच्चे बहुत ही डिप्रेसिव माहौल में बड़े हुए होते हैं एंड वेरी पुअर पेरेंटिंग। उनके जो एक्सपीरियंस होता है पेरेंटिंग का वो बहुत पुअर होता है, पेरेंटिंग प्रॉपरली नहीं हुई होती बिकॉज पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। उस वजह से जब वो नेगेटिव एक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं तो उनका खुद का भी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है एंड दे फेल टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से उनके अंदर जो कोपिंग स्किल्स होते हैं, कोपिंग स्किल्स मीन्स और वे ऑफ कोपिंग विद चैलेंजेस, वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, वो इनके अंदर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। और उस केस में फिर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इनको कुछ नेगेटिव स्ट्रेस होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें चैलेंजेस को फेस करना पड़े, तो बिकॉज ऑफ दीज पुअर कोपिंग स्किल्स दे डेवलप डिप्रेशन। और एक बार डिप्रेशन स्टार्ट हो जाए तो इट इज लाइक अ विशियस सर्कल। विशियस सर्कल मीन्स इट विल गो ऑन एंड ऑन लाइक अ सर्कल, वो चलता रहेगा सर्कल की तरह। एंड ड्यू टू अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म, सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म मीन्स डिप्रेशन अपने आप को ही रीइंफोर्स करता रहता है, अपने आप को ही स्ट्रेंथन करता रहता है। दिस मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है डिप्रेशन का वो कैसे काम करता है। They say कि reason that depressed people show decreased reward seeking behavior and avoid others. जो डिप्रेस लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर उनके अंदर नहीं दिखेगा आपको। रिवॉर्ड सीकिंग मीन जैसे हम लोगों को एक मोटिवेशन होती है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड देखना होता है, बट अ डिप्रेस्ड पर्सन विल नॉट वांट टू सीक एनी रिवॉर्ड। उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती, वो दूसरों को अवॉइड करता है। इस वजह से क्या होता है, उसकी सोशल सपोर्ट और कम हो जाती है। तो व्हेन यू आर नॉट मीटिंग पीपल, व्हेन यू आर अवॉइडिंग पीपल, ऑब्वियसली योर सोशल सपोर्ट विल डिक्रीज। और उससे क्या होगा, आप लोगों से अलग हो जाओगे, यू विल गेट एलिनेटेड फ्रॉम देम। आप अलग हो जाओगे लोगों से, लोग आपसे बात करना धीरे धीरे बंद कर देंगे और वो जो लोनलीनेस आ जाती है उसकी वजह से, तो वो एक तरह से दोबारा से आपको एक डिप्रेसिव कंडीशन में डाल देती है। यहाँ पे आपको इन्होंने पिक्टोरियली देखो समझाया हुआ है कि कैसे विशियस सर्कल होता है डिप्रेशन। जैसे समबडी इज फेसिंग डिप्रेशन तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, डिक्रीज रिवॉर्ड सेकिंग। उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, वो कहीं किसी चीज़ में उसको रिवॉर्ड की मोटिवेशन नहीं मिलेगी, उसको रिवॉर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अवॉइड करेगा दूसरों को। उसकी वजह से उसका डिप्रेशन और बढ़ेगा बिकॉज उसने वो सारी चीज़ें दूर कर दी अपने से जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। दिस नॉक्सायरस बिहेवियर दैट एलिनेट अदर्स एंड रिड्यूस सोशल सपोर्ट। अब ये वाला जो बिहेवियर था इसकी वजह से क्या हुआ, सब लोग उससे दूर हो गए और उसका सोशल सपोर्ट दूर हो गया, उससे सारे लोग उससे बात करना बंद कर दिए, देयर इज नो सोशल सपोर्ट। इस वजह से क्या होगा, अगेन डिप्रेशन इंक्रीजेस, तो डीपर डिप्रेशन विल कम, और ज़्यादा डिप्रेशन आ जाएगा। और उससे क्या होगा, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जिससे जो लोगों की एप्रिसिएशन उसे मिलती थी या लोगों से उसको एक एप्रिसिएशन मिलती थी तो उसको मोटिवेशन मिलती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंड ड्यू टू दैट आइसोलेशन और जो रीइंफोर्समेंट थी वो सब खत्म होने की वजह से डिप्रेशन उसका और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये ऐसे सर्कल की तरह चलता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन।
तो इसीलिए डिप्रेसिव लोगों का जो बिहेवियर होता है उन्हीं की वजह से उनका डिप्रेशन और स्ट्रेंथन होने लगता है। फिर बाइपोलर में क्या होता है, व्हाट आर द कॉजल फैक्टर्स इन बाइपोलर? तो जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं बाइपोलर की, जैसे डिप्रेशन में है उसमें वैसे भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इट इज ऑल्सो रीजन दैट नॉरएपिनेफ्रीन इज लो in depressed episodes and higher than normal in manic episodes. So what are depressed episodes? बाइपोलर में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के लिए उनको मेनिया के अटैक आते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनिक एपिसोड्स। मतलब दे आर वेरी हैप्पी, वेरी इलेटेड, अनयूजुअली हैप्पी और अनयूजुअली एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उस केस में ये देखा गया है जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रीन। तो ये जो है इसकी जो नॉर्मल जो लेवल है इसका, वो डिप्रेशन में कम हो जाता है और मेनिक एपिसोड्स में बढ़ जाता है। लिथियम इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेनिक स्टेट्स। तो लिथियम को यूज किया गया है ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज इट रिड्यूसेस नॉरएपिनेफ्रीन, स्पेशली फॉर मेनिक स्टेट को कम करने के लिए, क्योंकि इससे नॉरएपिनेफ्रीन कम हो जाता है। बट क्या नेचर है मेनिया का, उसका क्या रोल है न्यूरोकेमिकल्स का? न्यूरोकेमिकल मीन्स योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, और उन सब का क्या रोल है न्यूरोकेमिकल्स का मेनिया में, ये एग्जैक्टली अभी तक अननोन है। नाउ कमिंग टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सिगमंड फ्रॉइड की यहाँ बात करी हुई है कि सिगमंड फ्रॉइड बिलीव्ड, उनका ये मानना था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंजाइटी, मॉरल, रियलिस्टिक एंड न्यूरोटिक। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल बिकम एंशियस। ये हम जानते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हम एंशियस हो जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी मीन्स जब हम बहुत न्यूरोटिक का क्या मतलब होता है, अनस्टेबल इमोशनल स्टेट्स होती हैं, जब आप बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हो। So anxiety disorder is also a form of neurotic anxiety wherein the frequency and intensity of anxiety are out of proportion. जब आपका रिएक्शन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, मतलब यू आर रिएक्टिंग टू मच, मतलब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो जो नॉर्मल नहीं है और बार बार कर रहे हो। योर फ्रीक्वेंसी इज़ टू मच, योर इंटेंसिटी इज़ टू मच। तो that is called anxiety response which comes under neurotic disorder. Anxiety disorder manifests itself in many forms like phobic disorder, generalized anxiety disorder, panic disorder, ये सारे इसके forms हैं। फोबिक डिसऑर्डर, जब फोबिया होता है किसी को, कोई इरेशनल चीज़ की वजह से डर होता है, फियर होता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जनरली जिसकी आदत होती है हमेशा ही एंशियस रहने की। पैनिक डिसऑर्डर, किसी चीज़ से पैनिक हो जाना। ओसीडी, पोस्ट ट्रोमैटिक, पीटीएसडी, तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। Now phobic disorder means you have an irrational fear. Irrational why? Because इसमें कोई rational reason नहीं होता है, वो actual में कोई डरने की चीज़ नहीं होती है, but you are still afraid, आपको डर लगता है object से, situation से, and people will with phobia realize that their fear is irrational. Mostly जो phobia वाले लोग होते हैं, जिनको phobia होता है, उनको पता होता है कि उनको irrational fear है, उनको पता होता है कि वो फियर इरेशनल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई रीज़न नहीं है, जो फियर है उनके अंदर कमी होती है उससे डील करने की। लेकिन जैसे फोबिया है, गोराफोबिया, जैसे बाहर जाने से डर लगता है उन लोगों को, बाहर ऐसी जगह जाने से जहाँ उन्हें लगता है कि अगर सपोज कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए तो वो वहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, तो दे फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, मतलब बाहर जाने से डरते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज में आ जाते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता हो, जैसे स्पाइडर है, स्नेक है, कैट है। अब डर तो सबको लगता है इन चीज़ों से, बट फोबिया वाले क्या होते हैं, उनको ना फोटो देख के ही डर लगना शुरू हो जाता है। दे कांट इवन व्यू एट दी फोटोग्राफ्स ऑफ स्पाइडर्स एंड स्नेक्स, तो वो फोबिया है। टू डोमिनेंट व्यूज अबाउट फोबिया आर दैट ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल एंड साइको एनालिस्ट स्कूल। तो बिहेवियरिस्ट जैसे कि जॉन वॉटसन है, उनका एक अपना व्यू था फोबिया को लेके, और साइको एनालिस्ट जैसे फ्रॉइड है, उनका अपना व्यू है। तो जॉन वॉटसन क्या कहते हैं, जॉन वॉटसन हैड शोन द फियर कैन बी कंडीशनड
इन्होंने बोला था कि जो फियर है ना वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट तो हमेशा स्टिमुलाई रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो फोबिया है ना वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स है जिसको हम कर भी सकते हैं, किसी के अंदर हम फोबिया डेवलप भी कर सकते हैं। तो इन्होंने इसीलिए एक स्टडी करी थी जिसको बहुत अनएथिकल माना जाता है, जिसमें इन्होंने 11 महीने के छोटे बच्चे लिटिल एल्बर्ट के ऊपर एक कंडीशनिंग करी थी, उसको वाइट रैट से डरना सिखा दिया था। पहले वो नहीं डरता था, ही वॉज नॉट अफ्रेड, बट आफ्टर इनके एक्सपेरिमेंट के बाद द चाइल्ड डेवलप्ड अ फोबिया अगेंस्ट द रैट, मतलब वो फोबिया इतना ज़्यादा उसके अंदर डेवलप हो गया। तो वॉटसन ने ये दिखाने के लिए किया था कि देखो फोबिया एक कंडीशन रिस्पॉन्स होता है जिसकी कंडीशनिंग हम कर सकते हैं आराम से। तो एल्बर्ट जनरलाइज हिज फियर टू फियर ऑफ फरी वाइट्स ऑब्जेक्ट्स लाइक रैबिट। तो जो उसके अंदर बच्चे के अंदर एक फियर हो गया था कि जो जब भी वो इस तरह की कोई चीज देखता था जो वाइट और फरी, जैसे कि कोई सॉफ्ट टॉय हो गया या कोई सेंटा क्लॉज का मास्क हो गया जिसमें वो वाइट कलर का उसका बियर्ड होता है, तो वो डरने लग जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने वॉटसन ने ये प्रूव कर दिया कि देखो जो फोबिया है वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। So after watching a television accident involving high speed bikes, I have become phobic about sitting in bikes. अब जैसे ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने टेलीविजन में इतना डेंजरस एक्सीडेंट देखा किसी का बाइक पे कि मुझे अब बाइक में बैठने से भी डर लगता है। सो ये एक वही कंडीशनिंग का ही तरीका है। दिस इज हाउ वी डेवलप फोबिया। दिस इज इंस्पायर्ड द फैक्ट दैट आई नो द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर लो। दिस में भी बिकॉज आई एक्सपीरियंस द ट्रोमेटिक सीन वाइकेरियसली, मतलब देख कर डर जाना जिसको। तो जबकि हमें पता है कि जो हम टीवी में देख रहे हैं वो एक्चुअली में नहीं होगा हमारे साथ, ज़रूरी नहीं है कि चांसेस बहुत कम है, स्टिल हम उसको देख के वाइकेरियसली उससे देख के हमारे अंदर एक कंडीशनिंग हो गई और हम उस चीज़ से डरने लग गए हैं। तो ये एक तरीका है फोबिया का जो एक्सप्लेन किया गया है। Once phobia is learned through classical conditioning or observation learning, people are motivated to avoid or escape any phobia arousing situation. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर फोबिया कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप हुआ है या आपके अंदर फोबिया ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप हुआ है, देन आप उसको उस जगह पे जाने के लिए अवॉइड करोगे या उस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करोगे जिससे आपको फोबिया है। So avoidance and escape are reinforced by reduction of anxiety. और फिर क्या होता है जब आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, सपोज बाइक वाला एग्जाम्पल है, वो बाइक पे जाना अवॉइड करेगा तो उसको एंजाइटी कम होगी, वो बाइक से ना जाके कार में जाएगा या कहीं उस जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे बाइक से ही जा सकते हैं, उससे उसको एंजाइटी कम होगी। और वो जो एंजाइटी कम हो रही है, रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, दैट इज बिहेविंग लाइक अ रीइंफोर्समेंट। तो वो जो रीइंफोर्समेंट उसको मिल रही है क्योंकि उसको ये काम ना करके एंजाइटी कम हो रही है, वो रीइंफोर्समेंट उसके इस बिहेवियर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग से जनरलाइजेशन, मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक चीज़ से डरते हैं तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। जैसे हमने लिटिल एल्बर्ट की कंडीशन में देखा कि वो वाइट रैट से डरने लग गया, तो वो हर ऐसी चीज़ से डरता था जो वाइट कलर की और फरी टाइप की चीज़ थी। ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग बोलती है कि हमारी वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होती है, हम देखते हैं जब किसी चीज़ को तो हमारे अंदर वो फोबिया डेवलप होता है। ये दोनों अपने अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के और क्लासिकल कंडीशनिंग के। इन दोनों से हमें फोबिक डिसऑर्डर हो सकता है, ऐसा कहना है इन दोनों स्कूल्स का। उस केस में हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ अवॉइड करते हैं जिससे हमें एंजाइटी होती है। हम जब वो चीज़ अवॉइड करते हैं तो हमारी एंजाइटी कम रहती है क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं करी। वो रिड्यूस एंजाइटी हमें रीइंफोर्स करती है, मतलब उससे हमें बेटर फील होता है, तो हमारे अंदर रीइंफोर्समेंट होती है और उस रीइंफोर्समेंट की वजह से हमारा फोबिया और बढ़ जाता है। तो ये भी एक समझ लो विशियस सर्कल ही बन गया है। तो दिस इज हाउ एंजाइटी अकर्स। नाउ दूसरी जो साइको एनालिस्ट वाली एक्सप्लेनेशन की बात हो रही थी, फ्रॉयड वाली। सो फ्रॉयड ने भी, एक छोटा बच्चा था 5 साल का जिसका नाम था हैंस, उसको एक फियर ऑफ हॉर्सेस था, घोड़ों से डरता था वो। ही वॉज अफ्रेड दैट अ हॉर्स में बाइट हिम, उसको लगता था कि हॉर्स उसे बाइट करेगा। तो फ्रॉयड की तो बहुत डिफरेंट थ्योरी थी। उनका कहना था कि ये जो फियर ऑफ हॉर्स है
ये एक उस हॉर्स को एक सिंबल की तरह देखता है, वो सिंबलाइज करता है, उसका एक अनकॉन्शियस फियर है हॉर्स का। तो फ्रॉइड एक्सप्लेन दैट फोबिया द पावरफुल हॉर्स रिप्रेजेंटेड हैंस फादर। तो वो अपने फादर को देख रहा है उस हॉर्स में, जिस हॉर्स से वो डर रहा है, वो फोबिया, वो उसको अपने फादर को उसमें देख रहा है। और उसको ये डर लग रहा है कि उसके फादर जो हैं उसको, ही फियर्स दैट ही हैज़ एन अनकॉन्शियस फियर ऑफ बीइंग कैस्ट्रेटेड, कि उसके फादर जो हैं वो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स को कैस्ट्रेट कर देंगे। तो ये एक डर है उसके मन में, इसीलिए वो हॉर्सेस से डरता है, बिकॉज उसको लगता है कि वो उसके फादर हैं। एंड कैस्ट्रेटेड बाय हिज फादर फॉर हार्बिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं फ्रॉइड, हमने, अगर आपको उनकी थ्योरी याद हो, उन्होंने बताया था कि एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर मदर, स्पेशली फॉर द बॉयज, कि वो अपनी मदर से अट्रैक्ट होते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो फ्रॉइड समझा रहे हैं कि वो फोबिया क्या है, बिकॉज दैट चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर मदर, तो फादर उसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो बच्चा मदर से अट्रैक्ट हो रहा है तो फादर उसके एनिमी हो गए, तो इसलिए वो फादर को एज अ हॉर्स सिंबलाइज करता है, तो वो फादर से डरता है। ये फ्रॉइड का साइको एनालिस्ट जो कॉन्सेप्ट था कि फियर इस तरीके से होता है। फिर आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी मतलब जिसमें कोई रीज़न नहीं होता, आपको हर चीज़ से ही डर लगता है, हर चीज़ से डरना मीन्स एंजाइटी होती है, मतलब यू आर वेरी एंशियस विदाउट एनी रीज़न। कोई चीज़ हुई तो भी आप एंशियस हो, कोई चीज़ ना हुई हो तो भी एंशियस हो। So it refers to a case where anxiety and worry are prolonged but are not focused on a specific issue. तो कोई specific issue नहीं है, कोई occurrence नहीं है किसी चीज़ की, but still anxiety हो रही है, जिसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। कॉज का नहीं पता होता है, इसमें समझ में नहीं आता किस वजह से हो रही है। फ्रॉइड यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉइड का अगेन यही बात है, कहना कि ये अनकॉन्शियस कोई चीज़ है जिसकी वजह से उनको एंजाइटी हो रही है, और वो अनकॉन्शियस कोई ऐसी चीज़ है, अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है, अनएक्सेप्टेबल कोई ऐसी चीज़ है जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में है, और उसकी वजह से इनको एंजाइटी हो रही है। एंड इफ द डिफेंसेस आर इन, अगर जो डिफेंस मैकेनिज्म जो ये बताते हैं फ्रॉइड अपनी थ्योरी में, कि अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ नहीं कर पाते तो वो एंजाइटी फील करते हैं। फिर हम लोग जनरली अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड क्या कहते हैं कि हमें जब एंजाइटी होती है तो हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली जो हमें बहुत बुरी लगी, तो हम एक डिनायल यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, हम उस चीज़ को मानते ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं अगर डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर हमें एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो जीएडी सोशल लर्निंग थ्योरी। अब सोशल लर्निंग थ्योरीज क्या कहते हैं, दे हैव सजेस्टेड दैट जीएडी इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग रिएक्शंस ऑफ अदर बाय मॉडलिंग। तो सोशल लर्निंग वाले तो वही कहते हैं जो सोशल लर्निंग थ्योरी बोलती है हमेशा, कि हम दूसरों से देख के लर्न करते हैं। अगर हमने देखा है कि दूसरे लोग उस पर्टिकुलर रिएक्शंस में घबरा रहे हैं तो हम भी उन्हें उसको देख के घबराने लग जाते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी सेइंग वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। कॉग्निटिव थ्योरीज कहते हैं कि देयर इज अ डेफिनेट थॉट पैटर्न characterized by pessimism. Pessimism means negative thoughts. So our thought pattern is very negative, and belief that negative events are unpredictable lead to GAD. तो अब यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि कुछ चीज़ अगर अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, उस वजह से हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंड दोज नेगेटिव थॉट्स लीड टू जीएडी। जीएडी का मतलब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सारे स्कूल्स अपने अपने व्यू दे रहे हैं। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। बायोलॉजिकली पहले तो वो जेनेटिक्स की बात करते हैं कि ये जेनेटिकली होता है जिनके अंदर, तो उनके बच्चों में भी ये चीज़ आती है। उनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और वो ओवर रिएक्ट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने जो पढ़ा था, आपको इसमें बेसिक याद होना चाहिए, हमने उसमें पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमें इमरजेंसी सिचुएशन में तैयार करता है लड़ने के लिए या भागने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो इस केस में वो कह रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है जिनका, वो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उस पर ओवर रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा
अराउजल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर उस टाइम रिलीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, जैसे गाबा। तो ये रीज़न है कि जनरलाइज एंजाइटी होती है। उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव मीन्स ऑब्सेशंस होते हैं, जो रिपीटेटिव ऑब्सेशंस होते हैं कि बार बार कोई चीज़ उठ के करने का मन कर रहा है। कंपल्शन मतलब आप कोई चीज़ बार बार कंपेल होते हो करने के लिए, आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो। आपको बार बार उठ के, जैसे किसी को आदत होती है बार बार उठ के चेक करना लॉक को, या किसी को आदत होती है कि बार बार उठ के कोई चीज़ ठीक करना, या कोई चीज़ उठा के इधर से उधर रखना, या अपनी बॉडी को मूव करना। तो ये कंपल्शंस होती हैं जिसको कोई वो नहीं, इग्नोर नहीं कर पाता है। और अगर कोई उसको इग्नोर करने की कोशिश करे, इग्नोरिंग ऑब्सेशंस और फेलिंग टू परफॉर्म कंपल्शन, तो उससे उनको एंजाइटी होती है। तो ये दिस इज द रीजन फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. It must be noted that obsessions and compulsions aren't disorders of anxiety, but they are ways of handling anxiety. तो ऑब्सेशन कंपल्शन क्यों होता है? क्योंकि हमें एंजाइटी ना हो। अब सपोज आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है बार बार कि आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, आप उठ के नहीं जा रहे हो बार बार ये सोच के कि मैं एक बार देख के आ चुका हूँ, मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा। लेकिन आप नहीं जाओगे तो आपको बार बार वो थॉट आता रहेगा, एंजाइटी होती रहेगी। तो आप फिर उठ के जाओगे ताकि आपको एंजाइटी ना हो। दैट मीन्स दिस ऑब्सेशन और मे बी दिस कंपल्शन इज अ वे ऑफ हैंडलिंग एंजाइटी। आप अपनी एंजाइटी कम करने के लिए उठ के जा रहे हो देखने के लिए बार बार। तो ये एंजाइटी को कम करने के चक्कर में ये जो ऑब्सेशन और कंपल्शन होती है। सो साइको एनालिस्ट क्या बोलते हैं? दे बिलीव दैट ऑब्सेशन आर सिंबॉलिकली रिलेटेड टू अंडरलाइन इम्पल्सेस। तो इनकी तो वही सेम वही सेम एक्सप्लेनेशन है कि कुछ अंडरलाइंग इम्पल्सेस होते हैं, कुछ अनएक्सेप्टेबल अर्जेस होते हैं, वो बार बार हमें परेशान करते हैं, वो हम वी ट्राई टू रिप्रेस देम इनटू अनकॉन्शियस माइंड, हम उसको दबा के रखना चाहते हैं, तो वो किसी तरीके से हमारे ऑब्सेशन के फॉर्म में बाहर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट डर्ट में बी सिंबॉलिक ऑफ वंस डर्टी सेक्सुअल इम्पल्सेस। तो किसी की अगर डर्टी सेक्सुअल अर्जीज हैं तो वो बार बार अपना हाथ धोने जा रहा है उस चीज को दबाने के लिए। कंपल्सिव बिहेवियर लाइक वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग द, बार बार हाथ धोने का मतलब है वो अपने इम्पल्सिस को दबाने की कोशिश कर रहा है। Now cognitive theorists argue that people usually get repetitive but unwanted thoughts. तो cognitive theory ये कहती है कि हमारे जो thoughts हैं वो बहुत repetitive होते हैं, हमें बार बार thoughts आते हैं और वो thoughts control नहीं कर पाना एंड बार बार वो रिपीट होना और उसको कंट्रोल ना कर पाना, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है ओसीडी की। एंड in an attempt to dispel these thoughts, the OCD patient uses certain mental and behavioral strategies. तो उन थॉट्स को दूर करने के लिए पेशेंट्स क्या करते हैं? वो कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं बिहेवियरल या मेंटल, जैसे कि जैसे मैंने बोला कि उठ के बार बार जाके चेक करके आना। तो वो इसलिए करते हैं ताकि वो जो उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो किसी तरीके से रुक जाए। तो ये कॉग्निटिव थ्योरिस्ट बोलती है। A physiological explanation has been suggested. फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि जब हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ओसीडी टाइप की। Once OCD occurs, it is reinforced by obsession, compulsion, and compulsive behavior provides negative reinforcement by reducing anxiety. So what is a negative reinforcement? अब यहाँ पे आपको वो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, नेगेटिव मीन्स यू आर रिमूविंग समथिंग विच इज नॉट गुड। आप किसी से वो चीज ले लेते हो जिससे उसको परेशानी होती है, तो वो भी एक तरह की रीइंफोर्समेंट है, बट वो नेगेटिव है बिकॉज वहां पे आप दे नहीं रहे हो, आप कोई चीज ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो एक तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो उसकी एंजाइटी को कम कर रहा है। एग्जाम्पल है जैसे इफ आई गेट ऑब्सेसिव अबाउट क्लीनलीनेस, इट अराउजेस एंजाइटी इन मी। व्हेन आई एंगेज इन कंपल्सिव बिहेवियर, वॉशिंग माई हैंड्स एवरी नाउ एंड देन, इट रिड्यूसेस एंजाइटी। तो सपोज कोई पर्सन है जिसके अंदर एक ऑब्सेशन है क्लीनलीनेस को लेके, तो उसके माइंड में एंजाइटी होती है डेवलप बार बार।
जब वो एक्चुअली में जाता है, हाथ धो लेता है अपना, तो एंजाइटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो दैट इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पैनिक डिसऑर्डर्स रहते हैं इसमें। पैनिक डिसऑर्डर्स आर डिसऑर्डर्स वेयर इन एंजाइटी अकर्स सडनली अनप्रिडिक्टेबली। तो पैनिक अटैक हम जिसे बोलते हैं कि सडनली बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है और अनप्रिडिक्टेबल, पैनिक अटैक बोला जाता है इसको, क्योंकि ये सडनली हो जाती है और इसका कोई रीज़न नहीं होता। और पैनिक अटैक्स की वजह से एगोराफोबिया के साथ कंबाइन भी हो सकता है। जैसे सपोज आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो और सडनली पैनिक अटैक आ जाए, तो आप बाहर नहीं जा पाते हो। तो बिकॉज द विक्टिम ऑफन फियर्स दैट शी में गेट पैनिक अटैक, अब इस चक्कर में विक्टिम बाहर ही नहीं निकलता, ये सोच के कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे फिर से अटैक आ जाएगा। तो इन दैट केस एगोराफोबिया इज अकरिंग विद पैनिक अटैक, वो दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर हैव बीन फार मोस्ट कंक्लूसिव अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरिस्ट की एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि डेविड बर्लो कहते हैं कि पैनिक अटैक्स आर ट्रिगर्ड बाय एग्जेजरेटेड मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ नॉर्मल बॉडीली अराउजल रिलेटिंग टू हार्ट पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग अपने बॉडी के जो अराउजल वाले जो सिम्टम्स होते हैं, बॉडी अराउज कब होती है, जैसे जब हमारी हार्ट बीट तेज हो रही हो, या हल्की सी डिजीनेस हो, या ब्रेथलेसनेस थोड़ा सा हो। अब इस केस में लोग उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा, जैसे सपोज आपकी सांस फूल रही है, आपका हार्ट बीट तेज चल रहा है, तो जिनको पैनिक अटैक आएगा वो उसको सोचेंगे उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो उसको एग्जैजरेट कर देंगे, और उसके फिर उनको उतना ज़्यादा वो उसी तरीके से उसको परसीव करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फिर एक तरीके से अटैक आना शुरू हो जाता है। तो ये कॉग्निटिव थ्योरिस्ट की एक्सप्लेनेशन है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जिसमें हम पीटीएसडी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।